वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है एंड इंट्रोडक्शन टू क्रोनोबायोलॉजी है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स है किसी भी रिदम का, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिदम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या है कि कोई भी जो रिदम को जो कंट्रोल करने वाला होता है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल क्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रोनोबायोलॉजी को। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग द रिदम। इंट्रोडक्शन। अब जो क्रोनोबायोलॉजी है, तो क्रोनोबायोलॉजी जो वर्ड है हमारा, ये क्या है कि एक बिल्कुल ही क्या है, न्यू टर्म है ये हमारा। तो अब ये न्यू टर्म है, बट सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुत ही ओल्ड सब्जेक्ट है क्रोनोबायोलॉजी। अब क्रोनोबायोलॉजी जो वर्ड है, ये डिराइव्ड हुआ है 3 ग्रीक वर्ड से। ये डिराइव्ड हुआ है। नंबर फर्स्ट जो वर्ड है क्रोनोस, क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। इसके बाद जो सेकंड जो ग्रीक वर्ड है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ। और थर्ड जो वर्ड है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अगर हम क्रोनोबायोलॉजी को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो क्रोनोबायोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये साइंस का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं, एक साइक्लिक फिनोमेना को हम एग्जामिन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और उनका जो एडेप्टेशन होता है सोलर और जो लूनार रिलेटेड रिदम के के साथ, तो उसी एडेप्टेशन को और उसका जो साइक्लिक फिनोमेना होता है, तो हम इसी को हम क्रोनोबायोलॉजी कह देते हैं। अब जो भी रिदम होता है, ये जो रिदम होता है, ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है? एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस जो रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस में भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। वहाँ पे ये क्लॉक प्रेजेंट होता है। अब जो क्रोनोबायोलॉजी होता है, वहाँ पे दो टर्म हम यूज़ करते हैं या कई बार हम देखते हैं। एक टर्म होता है क्रोनोमिक्स बोलते हैं, एक को हम क्रोनोमी कह देते हैं। ये दोनों टर्म तब यूज़ करते हैं क्रोनोबायोलॉजी में जब जो हमारा मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज्म अगर क्रोनोबायोलॉजी में इन्वॉल्व हो, तब ये दोनों टर्म हम यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो क्रोनोबायोलॉजी है उसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, यानी क्रोनोबायोलॉजी में जो भी रिदम्स होते हैं उनके पीछे ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। 1970s की बात है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेमोर बेंजर, और उनका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था रोनाल्ड कोनोपेका। इन दोनों ने क्या किया कि म्यूटेशन किया एक जीन में, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक था वो डिस्टर्ब्ड हो गया। अब जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब्ड हुआ, जिस जीन की वजह से, उस जीन का नाम इन्होंने कहा कि पीरियड जीन कहा उनको। अब यहीं से क्या हो गया कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि सर्च करना स्टार्ट कर दिया जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किस तरीके से क्रोनोबायोलॉजी में इन्वॉल्व होता है। ये बेस हो गया जब से पीरियड जीन का क्या है डिस्कवरी हुई। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है, ब्रांडीज यूनिवर्सिटी है। ब्रांडीज यूनिवर्सिटी में पाया गया कि जो पीईआर जो प्रोटीन होता है, पीआर प्रोटीन, ये पीआर प्रोटीन फ्लाई के ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये ना क्या होता है, बहुत पीक में प्रेजेंट होता है, बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है अर्ली नाइट पे। इसके बाद 1990 पे पॉल हार्डिन, जेफ हॉल, माइकल रॉसबेस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एक टर्म को या एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। इस आइडिया को कहते थे द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप कहते देते थे। अब ये जो आइडिया था, इसको हम एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सेल है।
तो सेल है, हम इसे सेल लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सेंटर पे क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, तो हम इसे लिखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस मैसेंजर आरएनए को का फॉर्मेशन कौन करता है? एक जीन करता है, जिसको हम कहते हैं पीईआर जीन कहते हैं इसे। तो ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और ये मैसेंजर जो आरएनए था, ये साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि हमारा राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाता है, तो हम यहाँ राइबोसोम लिख रहे हैं। राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाता है। राइबोसोम क्या करता है, इसको ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देता है मैसेंजर आरएनए को। अब ये जो ट्रांसलेशन हुआ है प्रोटीन का, तो कौन सा प्रोटीन है हमारा? ये प्रोटीन है पीईआर प्रोटीन है ये हमारा। अब अब पीआर प्रोटीन फिर क्या करता है कि एक जो भी ये स्पेसिफिक रिदम को प्रोड्यूस करना होता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिदम। रिदम को, जो स्पेसिफिक रिदम को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये जो प्रोटीन है इंटर करता है वापस कहाँ पे? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे ये इंटर करता है। तो न्यूक्लियस पे इंटर करने के बाद होता क्या है कि जो हमारा ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या हो जाता है? बाइंड कर जाता है किसके साथ? बाइंड कर जाता है हमारा ये प्रोटीन पी ई आर जीन के साथ। अब बाइंड होने के बाद ये क्या करता है? इस प्रोटीन को सप्रेस कर देता है हमारा। तो हम इसे लिख देते हैं सप्रेस कर देता है। तो यानी इस जीन को सप्रेस करता है। सॉरी, मैंने प्रोटीन वर्ड यूज किया। तो जीन को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। तो ये जो साइकिल चल रही है, इसी साइकिल को हम कहते हैं द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप कहते हैं हम। इसके बाद जेफरी और जो हॉल थे, और माइकल और रॉसबर्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो हमारा जो पीईआर जो प्रोटीन होता है, ये पीआर प्रोटीन क्या होता है, नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। बट जैसे ही क्या है, डे टाइम होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रोटीन क्या हो जाता है? डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 1994 की बात है। माइकल यंग थे। तो 1994 में इन्होंने टू जीन को क्या करा? डिस्कवर किया। तो ये दोनों जीन का नाम था टाइम्स लेस और डबल टाइम जीन था। तो ये जो टाइमलेस जो हमारा जो जीन था, ये इनकोड करता था टिम प्रोटीन को। अब ये जो टिम प्रोटीन होता था, ये टिम प्रोटीन क्या करता था? बाइंड हो जाता था किसके साथ? हमारे पीईआर प्रोटीन के साथ ये बाइंड हो जाता था। और ये जो पीईआर प्रोटीन और टिम प्रोटीन आपस में बाइंड होकर क्या करते थे? ये इंटर कर जाते थे न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद क्या कर देता था कि ये जो ब्लॉक कर देता था पीरियड जीन की एक्टिविटी को। अब यहाँ जो पीरियड जीन है, ये पीईआर जीन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा जीन था, जिसको हम डबल टाइम जीन कहते हैं। डबल टाइम जीन क्या है? डबल प्रोटीन को क्या करता है? इनकोड करता है। और ये प्रोटीन क्या करता है कि जो पीईआर जो प्रोटीन है, उसका एक्युमुलेशन जब हो रहा होता है, उसको डिले कर देता है। अब डिले करने से होता क्या है कि जो हमारा रिदम है, वो हमारे जो नेचुरल जो आवर्स रिदम है, यानी 24 आवर्स साइकिल रिदम के साथ क्या कर जाता है? सिंक्रोनाइज कर जाता है, यानी मैच कर जाता है। अगर इसको डिले करेगा तो, अगर हमारा जो डबल टाइम प्रोटीन इसको डिले करेगा तो। अब जो रिदम की बात करें, यानी बायोलॉजिकल रिदम की अगर हम बात करें, ये रिदम कहाँ-कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। चाहे फंजाई से या ह्यूमन तक, ये सारों में क्या है? बायोलॉजिकल रिदम पाया जाता है।
अब ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं ये 24 आवर्स का होता है, 29 डेज़ का होता है और 365 डेज़ का होता है। और जो सर्काडियन जो रिदम होता है ये 24 आवर्स का होता है हम लोगों का, और जो लूनार रिदम होता है ये 29 डेज़ का होता है। इसके बाद जो एनुअल रिदम होता है ये 365 डेज़ का रिदम होता है। अब ये जितने भी रिदम हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसको जो कंट्रोल करता है एंडोजीनियस बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस में भी कहाँ पे, ये सुप्रा काइजमेटिक जो न्यूक्लियस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है ये क्लॉक। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिदम की। तो रिदम का नंबर फर्स्ट जो टाइप है इसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। सर्काडियन जो रिदम होता है ये 24 आवर्स का होता है। ये 24 आवर्स के बाद क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ये रिदम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो कुछ लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी एनिमल क्या होते हैं, ये उनकी जो एक्टिविटी होती है वो पीक पर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे। डे टाइम में जो डायरूनल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डायरूनल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है काउ, डॉग, मैन, बीज इसके एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या होते हैं कि एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम में, जिसको हम नॉकटर्नल बोल देते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें फॉक्स, बैट, फायरफ्लाई, आउल एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्टिव होते हैं इवनिंग टाइम में, जिसको क्रीपस्कुलर कहते हैं। तो क्रीपस्कुलर में अगर एग्जांपल की बात करें रैबिट और हेयर इसका एग्जांपल है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो रिदम है इसको अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्राडियन जो रिदम होता है ये 24 आवर से क्या होता है, लेस होता है, यानी सर्काडियन रिदम से लेस होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ब्लड सर्कुलेशन इसका एग्जाम्पल है, या जो हम आईज को ब्लिंक करते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। हार्ट बीट या पल्सेस की बात करें इसका एग्जाम्पल है। और जो हार्मोन सिक्रीशन का जो पूरा जो साइकिल होता है ये क्या है, अल्ट्राडियन रिदम का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो रिदम आता है इसको हम इंफ्राडियन रिदम कहते हैं। तो इंफ्राडियन जो रिदम अगर हम कहें तो ये जो रिदम होता है सर्काडियन रिदम से क्या होता है, लार्ज होता है, यानी लॉन्गर होता है, यानी 24 आवर्स से ये क्या होता है, ये ग्रेटर होता है, लॉन्गर होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ह्यूमन में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा अगर एग्जाम्पल कहें कि एनुअल जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का या एनिमल का, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो रिप्रोडक्शन साइकिल्स जो स्टार्ट होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब जो इंफ्राडियन रिदम्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, 5 टाइप्स के इंफ्राडियन रिदम्स होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम सरका सेप्टन कहते हैं। सरका का मतलब होता है रिदम, रिदम, और सेप्टन का मतलब होता है 7। यानी जो रिदम क्या होता है 7 डेज का होता है। और ये जो 7 डेज का रिदम होता है ये रिपीट भी होते हैं या रिपीट नहीं भी होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो भी इलनेस होती है ज़्यादातर उनकी जो साइकिल होती है वो वीक साइकिल होती है, यानी 7 डेज की साइकिल होती है। दूसरा है कि हम देखते हैं कि जो हमारा मूड होता है ये भी क्या होता है कि स्विंग करता है। जैसे कि क्या होता है वीकेंड्स में क्या होता है, हमारा मूड ज़्यादा अच्छा होता है, और मूड क्या होता है जैसे ही हमारा वर्किंग डे आ जाता है उसमें मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद जो इंफ्राडियन का जो नेक्स्ट जो टाइप है उसको सरका डाइसेप्टन कहते हैं। तो ये क्या है, सरका डाइसेप्टन का मतलब है कि ये 14 डेज का साइकिल होता है और प्लस माइनस 3 डेज होता है इस पे। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जो फीमेल में ओव्यूलेशन होता है तो ह्यूमन फीमेल में, ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का इंफ्राडियन रिदम है उसको सरका वेजेंटिन हम कहते हैं। सरका वेजेंटिन क्या है कि 20 डेज का होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, 3 डेज होता है।
अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें जो अफ़ेक्ट होता है हमका हमारा जो मस्कुलोस्केलेटन है या जो हमारा मूड है, जो कोऑर्डिनेशन है और जो एनर्जी होता है, ये इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद 4th जो हमारा टाइप का जो इंफ्राडियन रिदम है इसको सर्का ट्राइजेंटन कहते हैं। ये 30 डेज़ का होता है और प्लस माइनस क्या होता है 5 डेज़ होता है। अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखें ओवरियन साइकिल जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल सर्का ट्राइजेंटन का। और हमारा जो 5th टाइप का जो इंफ्राडियन जो रिदम है जिसको हम सर्का एनुअल रिदम कहते हैं, ये क्या होता है फ्यू मंथ्स का भी होता है और ईयर का भी होता है। अगर हम माइग्रेशन की बात करें, ये इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है या जो हाइबरनेशन की अगर हम बात करें, ये भी क्या है एक एग्ज़ाम्पल है हमारा सर्का एनुअल का या रिप्रोडक्शन जो साइकिल होता है लिविंग ऑर्गेनिज़्म में, ये भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है। अब हमारा एक और टाइप का क्या है रिदम है जिसको हम टाइडल रिदम भी कहते हैं और इसको हम कई बार क्या कहते हैं लूनार लूनार रिदम भी कह देते हैं हम। अब ये ज़्यादातर क्या है कि मैराइन लाइफ पे देखा जाता है और ये जो रिदम होता है 29 डेज़ का होता है। अब इस रिदम की वजह से क्या होता है जो सी का जो लेवल होता है, तो जो सी का जो लेवल होता है ये हमेशा चेंज होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं टाइडल रिदम कहते हैं। तो या और टाइडल रिदम में 2 टाइप का क्या है हमको टाइड मिलता है। एक होता है लो टाइड और एक होता है कि हमारा हाई टाइड होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी रिदम्स होते हैं सब क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक के कंट्रोल में होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ प्रेज़ेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेज़ेंट होता है। ब्रेन के कौन से हिस्से में प्रेज़ेंट होता है? हाइपोथैलेमस वाले रीजन में प्रेज़ेंट होता है और हाइपोथैलेमस में भी कौन से रीजन में प्रेज़ेंट होता है? इसको ये सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर हम जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि टाइमर होता है। यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई भी रिदम क्या है बार-बार क्या होता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं कि प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या है ओपन होते हैं और स्पेसिफिक टाइम पे क्या होते हैं क्लोज होते हैं। ये प्लांट के फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें जैसे बीज हैं तो ये बीज क्या होते हैं सर्च करने के लिए नेक्टर को सर्च करने के लिए ये एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या है हाइव से निकलता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें कि जो बर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं वर्म को अगर कैच करना हो तो इसको कैच करने के लिए मॉर्निंग के टाइम पर ही क्या होता है अपने जो नेस्ट है वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये क्या है एक स्पेसिफिक रिदम है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसका एक स्पेसिफिक रिदम होता है या टाइमर होता है। दूसरा है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि ये फंक्शन करता है अगर एनवायरमेंटल क्लूज़ क्या हो एब्सेंट हो। एनवायरमेंटल क्लूज़ का मतलब होता है फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। अगर एब्सेंट हो तब भी ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करता है काम करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिदम से ये चलता है। तो उस रिदम को हम कहते हैं कि फ्री रनिंग कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक टेम्परेचर कंपनसेटेड होता है। टेम्परेचर कंपनसेटेड का मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है ये क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है हाई हो जाता है। हाई हो जाता है अगर टेम्परेचर क्या हो जाए अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाए। ऐसे ही क्या है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या हो जाता है मान लीजिए टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो ये क्या होता है हाइबरने लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे विंटर का टाइम हो
तो क्या हो जाता है कि विंटर के टाइम में ऐसा नहीं है कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, ये क्या है, स्लो हो जाता है। स्लो नहीं होता है। विंटर के टाइम में ये स्लो नहीं होता है। नॉट बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, स्लो होता है इन द टाइम, विंटर टाइम में। दूसरा है कि समर टाइम में क्या है, समर टाइम में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये फास्ट नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टेम्परेचर कंपनसेटेड है। कहने का मतलब है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पे। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को अल्टर करना चाहिए तो ये इन्वायरमेंटल क्लूज से हम इसे अल्टर कर सकते हैं। तो लाइट इसका एक बड़ा अच्छा सोर्स है कि अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को अल्टर करना चाहे तो। इसके अलावा कि जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है ये क्या होता है, कंट्रोल होता है, जेनेटिक कंट्रोल, जो कि हम क्या डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्या है, रिदम को हमने डिस्कस किया था। तो यानी ये क्या है, जीन के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या है एडजस्ट करना चाहे या इंट्रेंड करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, कुछ जो ह्यूमन जो वॉलेंटियर्स थे, ये क्या करा कि ये बहुत डीप अंडरग्राउंड जो केव थे, यानी केव में ये चले गए, जहाँ पे क्या होता है कि एक कांस्टेंट क्या हो गया कि लाइट हो गया, कांस्टेंट लाइट लाइट प्रेजेंट था वहाँ पे। इसके बाद क्या हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो केव्स पे कांस्टेंट लाइट पे रह रहे थे 7 डेज के लिए, तो इसके बाद क्या हो गया कि ये जो इनका जो रिदम था, वो रिदम क्या हो गया कि चेंज होना स्टार्ट हो गया आउटसाइड द वर्ल्ड के। तो 4th डेज में हमने देखा कि जो रिदम है ये क्या हो गया, बिल्कुल ये चेंज हो गया। ये क्या करने लगे कि रिदम में चेंज होने लगे, तो डे टाइम में ये क्या हो गए, स्लीप पे चले गए, और नाइट के जो टाइम है, नाइट टाइम में ये वेक यानी ये जग गए। अब यानी ये चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या क्या एक मंथ के बाद ये जितने भी जो वॉलेंटियर्स थे, मंथ के बाद ये क्या हो गया कि ये हमने देखा कि इन जितने भी वॉलेंटियर्स थे उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया है वो वापस क्या है, सिंक्रोनाइज्ड हो गया है आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी वापस क्या है 24 आवर्स का जो साइकिल्स था उसके साथ वापस क्या है ये सिंक्रोनाइज्ड हो गए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी क्या है, एडजस्टेबल है, यानी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अब इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको हम कहते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये इंडोजीनियस सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेटर्स है। तो सेल्फ सस्टेन जो ऑसिलेटर है इसका मतलब क्या है, हम इसे समझते हैं, पहले इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है तो इसको हम आवर ग्लास कहते हैं। आवर ग्लास में आप देख रहे हैं कि ये जो सैंड है ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो यानी एक तरीके का क्या है, ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है, तो ये क्या है कि एक टाइप का ऑसिलेशन है। अब ये जो ऑसिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ऑसिलेशन है, ये क्या है कि जब सैंड पूरे का पूरा जब नीचे की तरफ आ जाएगा सैंड, तो ये ऑसिलेशन क्या है, स्टॉप हो जाएगा। और इस ऑसिलेशन को अगर हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा तो ये मैन्युअली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो क्या होता है कि एक बार जो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया वो जिंदगी भर चलता रहता है। या इसीलिए हम उसको कहते हैं कि एक तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इंडोजीनस है, यानी इनसाइड प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड है, और ऑसिलेट सेल्फ सस्टेन ऑसिलेटर है, यानी एक बार ऑसिलेशन स्टार्ट होने के बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो एग्जाम्पल है, अगर जो हार्ट हम देखते हैं तो ये क्या होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है, क्योंकि क्या होता है पूरा थ्रू आउट द लाइफ स्पेन क्या होता है, इसका जो रिदम है वो चलता रहता है, जो ऑसिलेशन है वो कंटिन्यू होता रहता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ क्रोनोबायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्रोनोबायोलॉजी में, हम उसको डिस्कस करेंगे। आर्कियोलोकस एक क्या है, पोएट थे और पोएट थे। इन्होंने क्या किया कि अपने पोयम में कि ह्यूमन रिदम के बारे में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने लिखा कि जो ह्यूमन है एक रिदम के अकॉर्डिंग चलता है। अब यहाँ पे ये बताना बड़ा मुश्किल है कि जो आर्कियोलोकस ने किस टाइप का ह्यूमन रिदम के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, उनका नाम है एंड्रोथीनस है। एंडोथीनस ने सबसे पहले जो सर्काडियन रिदम है उसको क्या किया कि स्टडी किया। सर्काडियन रिदम यानी 24 आवर्स का जो साइकिल है, इसको स्टडी किया। स्टडी किस पे किया कि जो टमारेंड जो ट्रीज है, उनके जो लीव्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी डे टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, नाइट टाइम सॉरी डे टाइम में ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं। उसका जो रिदम है इन्होंने स्टडी किया। और ये जो एंड्रोथिनस थे, ये ग्रीक क्या है, फिलोसोफर भी थे और फिलोसोफर के साथ ये सेलर भी थे। तो एंड्रोथिनस ने क्या है, अलेक्जेंडर थे मैसोडिनियन के, जब ये इंडिया की तरफ ये आ रहे थे, तकरीबन ये 4th सेंचुरी के टाइम पे, तो ये एंड्रोथिनस ने उनको तब क्या किया, ज्वाइन किया अलेक्जेंडर को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने क्रोनोबायोलॉजी को थोड़ा स्टडी किया है, जिनका इनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ही पहले पर्सन थे जिन्होंने 24 आवर्स का जो क्या है फीवर जो साइकिल है उसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा कि जो भी अटैक आता है एक स्पेसिफिक टाइम पे आता है, उन्होंने ये बताया। इसके बाद और एक इंग्लिश पोएट थे, तो इन पोएट का नाम था एंड्रियो मार्वेल। 1691 के आसपास की बात है। तो इन्होंने जो फ्लोरल होरोलॉजी बताया। फ्लोरल होरोलॉजी मतलब का है कि फ्लोर जो क्लॉक है उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये जो क्लॉक होता है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी क्लॉक की वजह से जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके बाद इसी आइडिया को लेकर जो कैरोलस जो लेनियस थे 1971 में, उन्होंने फ्लोर क्लॉक के बारे में क्या है बताया या फॉर्मलाइज्ड किया। उन्होंने बताया कि जो हॉक्स बियर्ड जो फ्लावर था, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, और हॉक्स बिट जो फ्लावर थे, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है, ओपन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है, क्लोज होता है, इन्होंने बताया। इसके बाद जो डी मेरियन थे, डी मेरियन ने सबसे पहले क्या था, हमारा जो रिदम था उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया। तो इन्होंने क्या किया, जो डी मेरियन थे, इनका पूरा नाम था जीनस जैकस डॉर्टस डी मेरियन, इनका नाम था। ये एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने 1729 में एक क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया मिमोसा पिडुंका प्लांट पे। अब मिमोसा पिडुंका प्लांट को हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। ये टच मी नॉट प्लांट क्या होता है कि डे टाइम पे क्या होता है कि डे टाइम पे क्या होता है, इसका जो लीव्स होता है वो स्प्रेड होता है यानी ओपन होता है। और जो नाइट का जो टाइम होता है, नाइट टाइम पे ये क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। ये इसकी क्वालिटी थी। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो टच मी नॉट प्लांट था यानी मिमोसा पिडुंका जो प्लांट था, तो उनको क्या किया कि एक कॉर्नर में, डार्क कॉर्नर में उनको रख दिया, जहाँ पे क्या होता है कि लाइट बिल्कुल ही एब्सेंट थे। बट बाद में देखा कि उनमें जो रिदम थे वो क्या हो गया, कंटिन्यू रिदम क्या होता, जो लीव्स थे वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो रिदम उन्होंने देखा। तो अब अगर हम देखना चाहें कि ये क्लोज और ओपन कैसे होता है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको लीव्स दिखाई दे रहा है ये स्प्रेड हो रखा है, और ये जो लीव्स है ये क्लोज्ड हो रखा है।
तो इस तरीके से होता है। इस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो रिदम होता है ये क्या होता है, इंडोजीनियस इन नेचर होता है, और उसके बाद इसको कंट्रोल करने वाला क्या होता है, एक क्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी कैंडोली। इन्होंने क्या किया कि जो डी मेरियन एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, बट यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो प्लांट था मिमोसा पुडिंका जो प्लांट था, इसको कंटिन्यूस क्या है लाइट में रखा उन्होंने। अब लाइट में रखने के बाद उन्होंने देखा कि जो मिमोसा जो प्लांट है, जो उसकी पूरी एक जो साइकिल होती है वो 22 से 23 आवर्स की साइकिल है। तो ये यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो यानी 22 से 23 आवर्स की साइकिल है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि जो एनवायरमेंटल क्या है, एनवायरोमेंटल जो क्ल्यूज थे, क्ल्यूज का मतलब होता है फैक्टर, अगर वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये जो प्लांट के अंदर का जो रिदम है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। फास्ट हो जाने की वजह से ही ये जो आपको टाइम दिखाई दे रहा है 22 से 23 आवर्स, इसी वजह से है। फिर यहाँ से हमें प्रूफ हो गया है कि क्या होता है कि जो इंटरनल रिदम होता है वो इंडोजीनस होता है, और बायोलॉजिकल क्लॉक भी क्या होते हैं, वो इंटरनल होता है। यहीं से हमें प्रूफ हुआ। इसके बाद हम हमें पता है कि जो चार्लिस जो डार्विन थे वो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था क्रोनोबायोलॉजी पे, यानी रिदम पे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। जो चार्लिस डार्विन थे, इन्होंने पब्लिश किया एक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 पे। उन्होंने इस बुक में लिखा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो रिदम को शो करते हैं, और उनके पास क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट होता है। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट प्लांट पे करके देखा, तो उनमें उन्होंने रिदम को पाया। उन्होंने ये अपने बुक में लिखा कि जो क्या कहते हैं कि एडेप्टेशन की वजह से क्या हुआ कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है उसका इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि वो एडेप्ट कर सके एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे। अब उन्होंने कहा कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ये हेरिटेबल है, यानी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या है कि एज अ ट्रेट कंसीडर करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था। इसी वजह से बहुत साइंटिस्ट इस बात से क्या थे, कन्विंस नहीं थे, तो अनकन्विंस्ड थे इस बात से। तो उन्होंने कहा कि ये रिदम्स क्या हुआ है कि ये एक्सटर्नल क्ल्यूज के वजह से हुआ है, जो बाहर से कोई भी क्ल्यूज थे उसकी वजह से ये क्या है, रिदम होना स्टार्ट हुआ है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द रिदम। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम रिदम में जनरली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पीरियड को यूज़ करते हैं। पीरियड क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव जो पीक्स होते हैं, या तो जो ड्यूरेशन होता है ईच वेव के बीच में, उसको हम पीरियड्स कहते हैं। अब हम अगर देखें कि अगर इसे ए डैश मान लें, और इसे हम मान ले ए डबल डैश, तो ये ए डैश और जो ए डबल डैश है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो कंसेक्यूटिव पीक्स क्या है इसमें हमारा, एक ये पीक आ रहा है, एक ये पीक आ रहा है। इसके बाद अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो मैक्सिमम जो वैल्यू अटेन होता है पीक पे उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम क्या है, वैल्यू है, यानी पीक है, इसी को हम क्या है, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर फेज की बात करें, एनी पर्टिकुलर पार्ट पॉइंट इन द साइकिल ऑफ एन ऑसिलेशन इज अ फेज, उसको हम फेज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने भी साइकिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आज हमने डिस्कस किया क्रोनोबायोलॉजी के बारे में, फिर डिस्कस किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिदम को, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ रिदम्स को, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने डिस्कस किया, फिर डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ क्रोनोबायोलॉजी को, फिर इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग द रिदम। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।